औरंगाबाद में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश में जो महिलाएं हैं, बच्चियां, उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया है। किस तरीके से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी राज्य सरकारें, या फिर आपको बता दें कैसे ये बड़े शहरों का हाल है, छोटे शहरों की तो हम यहाँ पर बात भी नहीं कर रहे। फिलहाल आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता है बीजेपी के प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें एनसीडब्ल्यू की पूर्व मेंबर है चारू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में नेताओं को राजनीति करने के लिए बहुत समय है, लेकिन एक मासूम जो औरंगाबाद के अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रही है, उसके लिए अभी तक सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि सरकार आप ही की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे राजनीतिक दृष्टि से देखना गलत होगा। अभी हम सुन रहे थे, जो दिल्ली के छात्रा हो या कलकत्ता से आने वाले जो भी रिपोर्ट है, इन सभी जगह पर अगर हम सोचते हैं तो ये विषय राजनीतिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही अहम रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में जो भी आरोपी है उसको तो तत्काल अरेस्ट करते हुए उसको पुलिस कस्टडी में भी लिया है, मगर मुझे ये जो मानसिकता, इस मानसिकता के बारे में हमें सभी को सोचना चाहिए। समाज में इस तरह की मानसिकता क्यों है, इस तरह की असुरक्षितता की भावना महिलाओं में हो, बच्चों में है, जो ये किस कारण है, इस विषय को हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। और ऐसे विषय को ठीक से यानी कि आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस विषय को अपने एजेंडा पर लिया और इस तरह का ये आपने डिस्कशन भी रखा। सर, लेकिन अगर आप लोग अपना काम कर लिए होते। प्रवीण जी सुनिए ना जरा, प्रवीण जी सुनिए ना, सुनना पड़ेगा प्रवीण जी, आपको सुनिए। अगर आप लोग अपना काम कर लिए होते आज, तो आज मेरा नाव को ये चीज दिखानी नहीं पड़ती। न्याय तो हमें तभी मांगना पड़ रहा है जब आप लोगों की तरफ से काम हो जाता, तो फिर हम भी अच्छी अच्छी खबर दिखाते ना। क्यों इस तरीके की खबरें हम दिखाते? आपके डिप्यूटी सीएम को जब हमने चेस किया, हमने उनसे सवाल किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, मासूम अस्पताल में है, तो साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस पर दो जवाब दे पाते। मुझे तो ये जानकारी नहीं, आप जो बता रही है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, हमारे पास बाइट है, आपको सुनना तो हम सुना देते हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं। गंभीरता से लिया है और आपने पहले से लेकर यहाँ के जो पहले सीएम रह चुके और अभी डिप्टी सीएम के जो दायित्व निभा रहे देवेंद्र जी फडणवीस ने, ऐसे बच्चों के विषय में और महिलाओं के विषय में जो भी केसेस है उसको बहुत ही संवेदनशीलता से इसके पहले भी उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विषय को लेकर हम सभी को एक साथ आकर ऐसी घटना को रोकने के लिए, उस पर जो भी आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई के लिए हम सभी को एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही संवेदनशील एक पर्सनैलिटी है, वो इस विषय को आगे लेकर जाएंगे, बहुत ही गंभीरता से लेकर उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे और उसके लिए हम भी सब सतर्क हैं। जी जी, हमारे साथ बने रहिए प्रवीण जी। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ महाराष्ट्र वुमेन कमीशन की चीफ रूपाली जी फोन लाइन पर जुड़ गई। रूपाली जी, आपका स्वागत है। चारू जी, मैं आप पर आऊंगी, आपसे सवाल लूंगी। फिलहाल रूपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरंगाबाद की घटना किस लिहाज से आप देखती हैं? और मेरा पहला सवाल आपसे ये भी है कि एनसीडब्ल्यू ने, आपको बता दें, अब तक क्या कुछ किया है महाराष्ट्र की तरफ से? आपने क्या कदम उठाया इस पूरी घटना में? अब तक इतना सन्नाटा क्यों बना हुआ है इस पूरी खबर पर? नमस्कार जी। औरंगाबाद में जब रिक्शा चलाते समय एक नाबालिग लड़की के साथ रिक्शा चालक द्वारा छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया। तभी इस घटने में बच्ची रिक्शा से कूदकर जान बचाने के प्रयास में घायल हो गई और उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में क्रांति चौक पुलिस ने पुलिस स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने पुलिस कार्यालय को कार्रवाई की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और इस घटने में मैंने खुद संबंधित प्राधिकरण के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और व्यक्तिगत रूप से मैं इस सब पर मॉनिटर जरूर करूंगी और उनके पास जो भी रिपोर्ट है इस जांच का, वो हमने राज्य महिला आयोग में मंगवा लिया है। यानी आप ये कहना चाह रही है रूपाली जी, आप लोगों की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, रिपोर्ट मांगी गई है राज्य सरकार से इस पूरी घटना पर?
रूपाली जी। हाँ, हमने राज्य महिला आवाज सुनाई आ रही है? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, राज्य महिला आयोग ने जो पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की गई है, जो जांच जारी है, उसके बारे में जो भी रिपोर्ट है वो मंगवाया है और मुझे लगता है आज और कल 2 दिन में वो रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। बड़े एक्शन की बात की जाए अगर रूपाली जी, तो रिपोर्ट एक अलग जगह है, आपने रिपोर्ट तलब की है, इसके अलावा वुमेन कमीशन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इस बेटी के लिए? मुझे ऐसा लगता है हमारे तरफ से मैंने खुद वहाँ के पीआई जो आए हुए इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके साथ मैं खुद बात कर रही हूँ और बाकी की जो भी उस लड़की के साथ उसकी जो भी जिम्मेदारी हो तो हमने वहाँ की पुलिस को बताया है जो भी उसकी जिम्मेदारी हो तो आप ले और वहाँ के कुछ अस्पताल का चार्ज और अस्पताल की जो भी जिम्मेदारी है वो लेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब उस लड़की के साथ हैं। ठीक है, आप लोग उस लड़की के साथ है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे रूपाली जी कि राज्य में ऐसी तमाम घटनाएं अब हो रही हैं, पहले थाने में ऐसी ही घटना घटी, औरंगाबाद में घटी, इस तरीके की घटनाएं ना हो आगे से, महाराष्ट्र की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही हैं? किस तरीके से जागरूकता अभियान फैलाया जा सकता है? क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? राज्य महिला आयोग की तरफ से पहले से ही हमने एक 6 डिजिट का टोल फ्री नंबर शुरू किया है जिसकी वजह से महाराष्ट्र से कौन से भी कोने से कॉल आ गया तो तुरंत हम हेल्प कर सके। दूसरी बात ये कि हर एक पुलिस स्टेशन एक पुलिस थाने में हमने हमारे लेटर द्वारा निर्देश दिए गए कि स्टूडेंट्स के इलाके में जो क्राउडेड प्लेस रहते हैं उनके टाइम में आपकी सुरक्षा है ताकि बीट मार्शल दामिनी पथक वहाँ पे पेट्रोलिंग करें। इसकी वजह से और दूसरी एक बात है शिक्षक पालक संगठन जो रहती है उसके जरिए हमें वो टोल फ्री नंबर 1098 हमारे स्टूडेंट के लिए टोल फ्री नंबर इसके जरिए वो तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तुरंत कुछ मदद चाहिए तो मांग सकते हैं। तो मुझे लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम हमें पूरे महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में दिया है, मार्शल को दिया है, भरोसा पथक को और दामिनी पथक को भी दिया है। तो एक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसके जरिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के कोने कोने में रहने स्टूडेंट को एक हम अच्छी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए काम करना ये हमारा हम सब की जिम्मेदारी हो और हम सब एक साथ काम करेंगे। जी चलिए रूपाली जी, आशा भी यही की जा रही है कि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाउ से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें महाराष्ट्र की वुमेन कमीशन चीफ थी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई थी। क्या कुछ उन्हें उनकी तरफ से किया जा रहा है, रिपोर्ट तलब की है राज्य सरकार से, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर की उन्होंने बात की और इसके अलावा उनका साफ तौर पर कहना था कि औरंगाबाद की इस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ है। और चलिए दोबारा हम अपने गेस्ट पैनल पर लौटते हैं। आपको बता दें चारू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो NCW की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। चारू जी माफी चाहूंगी आपसे, थोड़ा समय लग गया, रूपाली गई थी। जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, सिर्फ प्रदेश की बात मैं यहां पर नहीं करना चाहूंगी। आज महाराष्ट्र वुमेन कमीशन की बात छोड़ दी जाए तो NCW की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया है। कितना उचित लगता है मैं आपको? बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात, लेकिन वो जो छोटी लड़की थी उसने सबसे जिसे कहते हैं ना 100% की बात कही। उसने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली जो है वो हमको फेल कर गई है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अभी तक हमारे 1860 की भारतीय दंड संहिता चल रही है। अभी आपके संग नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इतने असक्षम हैं कि आज की स्थिति के लिए हम वो कानून नहीं बना सकते? और जो अभी आपकी महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि छेड़खानी, तो बेसिकली ये जो केस है ये बहुत सबसे हल्की धारा में पंजीकृत होगा। मैं बात का दोष समझती हूँ, वो कह रहा है फांसी की सजा, लेकिन ये 509 यानी कि छेड़खानी में पंजीकृत होगा, जिसकी बहुत ही कम सजा है, 3-4 साल की ही सजा है और ये आराम से निकल जाएगा और दोबारा करेगा। और जहां तक लड़की ने इनने शब्द बहुत ही सही शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो स्टेट महिला आयोग की जो अध्यक्षा थी उसने कहा लड़की ने अपने बचाव में ऑटो से वो कूद पड़ी, तो वो तो उसके ऑटो चालक का कोई गलती नहीं है, यानी कि वो आराम से छूट जाएगा और बहुत ही हल्की धारा है। बहुत मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं
इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब नेता देख रहे हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो सख्त कार्रवाई है आपको कानून के दायरे में ही करनी पड़ती है। और जहां तक आपने ये अभी चावला गैंगरेप केस में जो फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर लिया, यहाँ की सबूत नहीं थे, तो ये तो थोड़ी सी मुझे कहती हूँ इसका सौभाग्य है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें वो ऑटो ड्राइवर का ऑटो मिल रही है, ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है। नहीं तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। इसका जो डिफेंस काउंसिल है वो तो कहेगा इस मैंने कहा ही नहीं, लड़की की मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो कूद गई, वो घबरा गई, कुछ भी कह सकता है। और डिफेंस काउंसिल इस तरह से जो छेद निकालेगा और ये आदमी बाइज्जत बरी हो जाएगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारा अपना स्वयं का ये अनुभव रहा है कि किस तरह से डिफेंस छोटे छोटे छेद निकालता है प्रोसिक्यूशन के कहानी में, और उसके कारण बेनिफिट ऑफ डाउट मिलके अपराधी छूट जाता है। बिल्कुल, चारू जी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आपको बता दें एनसीपी के नेता क्लाइड कैस्ट्रो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्लाइड जी, महाराष्ट्र में इस तरीके की घटना हुई है, लेकिन बड़ी कार्रवाई के नाम पर अगर देखा जाए तो अभी तक कुछ भी सामने नहीं पाया है। हालांकि उस ऑटो रिक्शा जो चालक है उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कल से आपके चैनल में देखता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छी तरह से ये इश्यू को हाईलाइट कर रहा है और आप इतना मेहनत करें ताकि वो पीड़ित महिला है उनको न्याय मिले। मुझे यही नहीं समझ रहा है कि जो सरकार में है वो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, सामने नहीं आ रहे। कल आपके प्रतिनिधि ने उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी फडणवीस जी से सवाल किया तो कहा उन्होंने कि मैं बाद में बात करूंगा। अभी तक उन्होंने कुछ बातें नहीं की, कुछ कहा नहीं कि क्या करने वाले। देखिए वो कार्रवाई होगी, ऑटो ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई हो तो वो तो प्रावधान है ना हमारे संविधान में, हमारा न्याय व्यवस्था है, हमारा कानून है, वो तो करेगा अपना काम। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये सवाल अभी उठने आ रहा है कि आप देखिए कि ये अभी जो हो रहा है, ये किस्सा जो हुआ है, ऐसे पहले थोड़े दिन पहले थाने में भी हुआ था। और महिला के प्रति जिस तरह से लोगों का बर्ताव है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार में रहे मोदी भी ऐसे बयान कर रहे हैं। वो सुनकर, वो देखकर सामान्य आदमी भी सोच रहा है कि हम कुछ भी कहें हमको कुछ नहीं होगा जी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने भी ये मुद्दा जो है उसे बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। गृह मंत्री जो है उन्होंने जाकर ये पीड़ित महिला के घर वालों से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कैसी सहायता कर सके हम। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये चीज अगर ध्यान नहीं दे तो सामान्य आदमी सोचेगा कि हम कुछ भी कर सकता है। और महिला के प्रति देखिए ना स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, महिला के विरुद्ध स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्रियों को तो ये सरकार कुछ भी सजा दे नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सब कर कर आप जो है न्याय से या कानून से दूर नहीं भाग सकते। और ऑटो ड्राइवर हो या कोई भी हो, जी जी इस सब चीज को जो है वो सहन करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल क्लाइड जी, यही तो हमने प्रवीण जी से पूछा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिनकी सरकार चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, कि उप मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो इस पर जवाब दे सके। और आप भी वही सवाल कर रहे हैं, आखिर सत्ता पक्ष में जब आप रहते हैं, जब सत्ता की कुर्सी पर रहते हैं, तो आपको समूचे प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, खासतौर पर बच्चियों और महिलाओं की। देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि देख लीजिए अभी जो चारू जी ने भी कहा, तो ऐसे सभी विषयों को लेकर बहुत गंभीरता से प्रयास हो रही है। देखिए जो भी पॉक्सो एक्ट के तहत भी वहां पर कार्रवाई के बारे में हमने आग्रह रखा है और पॉक्सो 12 के अंदर भी अभी उस पर तो कार्रवाई चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि और पॉक्सो भी सख्त करने के लिए पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया केस के बाद प्रयास करते हुए जो भी वो यानी कि 18 से लेकर 16 तक अगर कोई गुनहगार है तो उसकी उम्र घटाते हुए ऐसे बहुत से कड़े सख्त यानी कि उसमें प्रावधान भी किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देख लीजिए ऐसी जो घटना है उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखो अभी एनसीपी के लीडर भी कुछ बोल रहे थे, हम सभी को एक साथ आकर इस विषय को चलाना चाहिए, ना कि राजनीतिक दृष्टि से। और इस विषय को लेकर ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है। उनके भी समय भी जब भी एनसीपी की गवर्नमेंट थी, उनके भी जब होम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी ऐसे ही राजनीति जो नेता है उनके माध्यम से ऐसे बहुत से केसेस आए थे। मगर ऐसा उस वक्त भी हमने कड़ा संघर्ष किया था और आज भी हम आपको आश्वस्त करते हैं, यहाँ के सभी महिलाओं का आश्वस्त करते हैं कि इस विषय को लेकर सख्त कार्रवाई होगी।
और जो भी आवश्यकता लगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये केस लाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। मगर अभी इस विषय को लेकर यहाँ की घटना हो, वसई की घटना हो, जहां पर जो अल्ताफ ने जो किया हुआ, जो श्रद्धा वालकर की जो हत्या का विषय है, ऐसे सभी विषयों को लेकर हम सभी को चिंतित होना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए और ऐसे विषय को हमें सबको एक साथ आकर प्रयास करना चाहिए। चिंतित रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, लेकिन उससे भी क्या मैं ज्यादा कह सकता जरूरी हूं यहाँ कुछ? पर है। जी बिल्कुल, आप ही से मैं इनका जवाब लेना चाहूंगी कि ये सब तो बनता है, चिंतित रहिए, गंभीर रहिए, लेकिन एक्शन करना भी बनता है यहाँ पर। क्लाइड जी, अब आप जी, कह जरूर। सकते हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात की। मैं उनके साथ एक बात से सहमत हूँ कि इंसानियत दर्शानी चाहिए। तो कहाँ है आपका इंसानियत? अभी कल आप तो आज इंसानियत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान है, इससे अच्छी बात कर रहे हैं। आप कल प्रवक्ता जो है उसका राजकारण कर रहे थे ये विषय का, और इंसानियत के नाते राजकारण छोड़ दीजिए, मानता हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते हमारे राज्य के गृह मंत्री जो है, जो उप मुख्यमंत्री भी है, इंसानियत के नाते उन्होंने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कार्रवाई होगी, वो तो हमें पता है, कानून है इसलिए कार्रवाई तो होगी, लेकिन वही इंसानियत के नाते कुछ ही स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कुछ भी गंभीरता से नहीं ले रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। तो आप बताइए ना कैसे करें, महिला सुरक्षित कैसे रहे? और आप कह रहे हैं कि भाई इसका राजकारण नहीं होना चाहिए, और पहले जो सरकार थी, पहले जब घटनाएं तो हुई थी, लेकिन उसका भी राजकारण आपने इतना किया है कि हद के राजकारण किया। छोड़ दीजिए वो बात को। इंसानियत के नाते अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से जाकर कहिए कि इंसानियत के नाते इसके ऊपर कुछ बातें करिए। वो जो पीड़ित महिला, उनके घर पे जाइए, उनसे मिलिए, उनके माँ बाप से मिलिए और उनसे पूछिए कि हम आपकी क्या सहायता कर रहे हैं। थोड़ा इंसानियत आप दिखाइए। देखिए, आप इसकी राजनीति कर रही है और आप इसी विषय को लेकर चलिए, मैं आप दोनों को यहाँ पर राजनीति करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी, मेरा ना वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी, आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी, मेरा ना वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप राजनीति करें। मेरा नाव लगातार ऐसी घटनाएं दिखाता है, ना कि आपको राजनीति करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।